ओके, गुड इवनिंग। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ऑडिट ऑफ बैंक्स, तो जल्दी से इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑडिट ऑफ बैंक सबसे पहले मैंने ये बताया था कि ये आपके पास न्यू सिलेबस में नहीं होगा, सॉरी न्यू सिलेबस में होगा, ओल्ड में नहीं रहेगा। इसकी आपके पास वेटेज रहने वाली है, कितनी वेटेज का लिखवाई थी? 4 to 8 मार्क्स की रह सकती है। 4 to 10 तक तो खैर नहीं जाएगी, 8 तक भी नहीं जाएगी, जनरली रहेगी 4 नंबर 6 नंबर। ठीक है, तो 4 से 8 तक ये फ्लक्चुएट कर सकती है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा था बैंक जो है कि बैंकिंग कंपनीज या बैंकिंग जो है किसी भी कंट्री की बैकबोन होते हैं उसकी इकोनॉमी की। तो इसलिए आपको बैंकिंग सेक्टर बड़ा ही सेंसिटिव सेक्टर रहता है, जिसमें कई तरह के रिस्क हो सकते हैं, तो इनकी ऑडिट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। बैंकिंग ऑपरेशंस, सबसे पहले था बैंकिंग के कुछ टाइप्स। कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, रीजनल, रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ बैंक निकल के आ गए। फिर उसके बाद है रेगुलेटरी बॉडी, जो स्टडी मटेरियल में इसका क्वेश्चन आ रखा है। तो रेगुलेटरी बॉडी कौन सी होती है इंडिया की? आरबीआई, जिसको आप सेंट्रल बैंक की रेगुलेटरी बॉडी भी बोल सकते हो। मेन इसके फंक्शंस क्या हैं? एक तो ये सुपरवाइज करता है सारे बैंक्स को, ठीक है, सुपरवाइज करता है सारे बैंक्स को, रेगुलेट करता है उनकी एक्टिविटीज को, सारे कमर्शियल या अदर बैंक की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, मॉनेटरी या क्रेडिट पॉलिसीज बनाता है, करेंसीज इश्यू करता है और सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करता है। उसके बाद आपके पास है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कुछ एक्ट आए थे जो लगते हैं बहुत सारे बैंकिंग एक्ट, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको बस ये याद रखना है 1949 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। फिर बैंकिंग ऑपरेशंस के कुछ फीचर बोले गए थे, बड़ी सारी इसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, जियोग्राफिकल स्प्रेड इनका अच्छा होता है, बड़े सारे ये प्रोडक्ट इशू करते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है और स्ट्रिक्ट विजिलेंस, मतलब कि कंप्लायंसेस में ये इन्वॉल्व होता है। पहला अच्छा टॉपिक था फॉर्म एंड कंटेंट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का शेड्यूल 3 या थर्ड शेड्यूल बोलना है आपको, ठीक है। थर्ड शेड्यूल जो है वो एफएस की बात करता है, जिसके पार्ट 1 में आती है बैलेंस शीट, पार्ट ए में आती है बैलेंस शीट, पार्ट बी में आता है P&L अकाउंट, और जो इनको एएस फॉलो करने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो करने हैं सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट वाली। उसके बाद यहाँ पे है इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी। अभी इसका डिटेल टॉपिक आएगा 2 पेजेस का, ये तो 2 लाइंस का था ना, ठीक है, इसका फुल डिटेल टॉपिक भी है। अगर तो बैंकों को अपनी इनकम कैसे रिकॉर्ड करनी होती है, अगर वो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो रिसीव्ड बेसिस यानी कि कैश बेसिस पे, अगर वो एनपीए नहीं है तो एक्रूवल बेसिस पे। ऑडिटर कौन हो सकता है किसी भी बैंक का, कह रहे हैं जो सेक्शन 141 में कंपनीज एक्ट की एलिजिबिलिटी थी वो यहाँ पे भी लग जाएगी। तो यानी कि जैसे कंपनी ऑडिटर, कंपनीज एक्ट में जैसे ऑडिटर होता है यहाँ पे भी वही वाला चलेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कह रहे हैं एजीएम में अपॉइंट होगा, एजीएम में अपॉइंट होगा तो शेयर होल्डर करेंगे, लेकिन आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होगी। अगर नेशनलाइज बैंक है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, नेशनलाइज बैंक है तो, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो सीएजी प्लस सीजी की कंसल्टेशन के साथ। अगर एसबीआई बैंक है तो सीएजी और सीजी, अगर एसबीआई बैंक की सब्सिडरी है तो खुद एसबीआई अपॉइंट करेगा, और अगर रीजनल रूरल बैंक है तो वो बैंक विद सीजी। उसके बाद रेम्युनरेशन कह रहे हैं सेम सेक्शन 142 ऑफ द कंपनीज एक्ट की तरह ही दे देना जैसे वहां पे देते थे। पावर ऑफ ऑडिटर वो भी सेम 143 की तरह। उसके बाद होता था टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आप किसको देते हो? सीजी को देते हो। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट किसको देते हो? सीजी को, जहाँ पे आप ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हो, क्या इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो भी मतलब चाहिए हो वो आप डाल सकते हो, जो सारी ट्रांजेक्शन बैंक ने की हुई है वो उनकी पावर में थी कि नहीं उसके ऊपर भी आप बताते हो, क्या आपको जो रिटर्न मिली ब्रांचेस वगैरह से वो एडिक्वेट थी कि नहीं थी, जो भी उनकी रिपोर्ट्स मिली, और जो P&L अकाउंट है वो ट्रू और फेयर है कि नहीं है। ऊपर बैलेंस शीट थी पहले पॉइंट में, यहाँ पे P&L अकाउंट है। एनी अदर मैटर क्या हो सकता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ लिया, एजेंडम जेनेसिस, यहाँ पे लग रहा है एजेंडम जेनेसिस, सेम सीरीज ऑफ स्पेशीज, है ना, कि ट्रू एंड फेयर व्यू बताने, ये बताने। एनी अदर ये हो गया आपका जर्नल, ऊपर वाले चल रहे थे स्पेसिफिक, यानी कि एनी अदर में आपको ऐसी ही और चीजें हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फ्रॉड रिपोर्टिंग, कैश सही से रिपोर्ट किया कि नहीं, लाइक दैट। लफार
नेक्स्ट आपके पास रिपोर्ट है लफाल, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ये एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट होती है जो आरबीआई के कहने उसके दिशा निर्देश पे आपको देनी होती है, 30 जून से पहले देनी होती है। और इसमें मेनली की ऑडिट मैटर्स वगैरह, की ऑडिट मैटर्स नहीं मतलब की ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखी होती हैं। उसके बाद एक और रिपोर्ट, ये एक और सर्कुलर इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने, क्या कह के कि अगर फ्रॉड होता है तब आपको दोबारा से रिपोर्टिंग करनी है, जहां पे लिखा हुआ है कि ऐसे 250 को फॉलो करना, लॉ एंड रेगुलेशन को, 240 को, फ्रॉड रिपोर्टिंग को, और वो रिपोर्ट जो है आपने आरबीआई को सौंप देनी है। उसके बाद है फ्रॉड की ड्यूटीज, ठीक है। उसके बाद थे आपके पास कंडक्टिंग। इनिशियल कंसिडरेशन में आपके पास क्या था कि आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट से पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस देनी है कि आप अपॉइंट होने के लिए काबिल हो कि नहीं हो। इंटरनल ऑडिटर अगर आप कर रहे हो तो आप स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते, आपको प्लानिंग लेके चलनी है एज पर ऐसे 300 के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपके पास था फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 का क्लोज 8 का इन सीए एक्ट का, ठीक है, 1949 का, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना है अगर पिछला ऑडिटर कोई और था। 210 को पूरा करना है, ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को, असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, एंगेजमेंट टीम एज पर ऐसे 220, और अंडरस्टैंडिंग द बैंक और उसके इन्वायरमेंट ऐसे 315 के अकॉर्डिंग, ये सब ऑडिटर को करना पड़ेगा। उसके बाद आप आ जाओ मैनेज अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये आपको याद रखना है, स्टडी मटेरियल में इसके काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं। सबसे पहला है आपको देखना है ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, कौन कौन इन्वॉल्व है उसके साथ आप देखोगे। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मेजर एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, क्या बैंक अपने ऑब्जेक्टिव स्कोर गोल्स को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको आप ध्यान में रखोगे। कंट्रोल एक्टिविटीज, जिसमें आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज देखना है, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन, सेटिंग अप द लिमिट्स एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन, कोई डिफरेंस निकल के आ रहे हैं तो ये ध्यान में रखोगे। सबसे हार्ड टॉपिक अगर मैं कहूँ पूरे इस बैंकिंग एक्ट में यही है पढ़ने का, क्योंकि सिंपली याद करना है, प्रोविजंस नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद है मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, रेगुलर असेस करते चले जाओ सारे अपने रिस्क वगैरह को, जो भी मेथडोलॉजीज या असम्पशन यूज कर रहे हैं। उसके बाद है रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका होना चाहिए। ये आपके पास थे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पहला, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन मेजर एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, आइडेंटिफिकेशन मेजर एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। तीसरा है कंट्रोल एक्टिविटीज, फिर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, ऊपर था मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज, अब मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। उसके बाद है रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में आ रखा है, लिख लेना इसको भी, ये भी आपके पास स्टडी मटेरियल में आया हुआ है। कह रहे हैं कि प्रॉपरली एंगेजमेंट टीम को डिस्कस, एंगेजमेंट टीम अपॉइंट करके उनके साथ डिस्कस करके चलना मैटर, जो पिछले मैटर से उसको डिस्कस कर लेना, पिछला आपका एक्सपीरियंस है, क्या क्या रिस्क आने के चांसेस हैं, ये सब पॉइंट्स थे। अब आप लोग आ जाओ नेक्स्ट, आज का पहला टॉपिक है एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। यहाँ पे भी ऑडिटर को बोला जा रहा है कि आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बना के चलना। ऑडिट स्ट्रेटजी हमारे पास आ रहा था चैप्टर नंबर 2 में, याद है, चैप्टर नंबर 2 में आ रहा था, तो कह रहे हैं इस पर ऐसे 300 की ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। कौन कौन से आपके की एंगेजमेंट टीम मेंबर होंगे या कोई और स्पेशलिस्ट होंगे, सबको स्ट्रेटजी में अपना बना लेना, ठीक है। फिर है डेवलप द ऑडिट प्लान, वो भी एज पर ऐसे 300 ओवरऑल ऑडिट प्लान आप बना लेना। याद है जिसमें बड़े सारे पॉइंट आ रहे थे, किसी को कोई पॉइंट याद है जहाँ पे 5-6 तो मेंबर को यूज कर रहे थे, इंटरनल ऑडिटर को, एक्सपर्ट को, अनदर ऑडिटर को, जॉइंट ऑडिट को, ये सब चीजें। तो कह रहे हैं डेवलपमेंट प्लान बना देना। एग्जीक्यूशन स्टेज लिख लो इसको, एरर्स। एग्जीक्यूशन स्टेज कंसीडर द फॉलोइंग, टीम डिस्कशन कर लेना, क्या रिस्पॉन्स देना है असेस्ड रिस्क को एज पर ऐसे 330, यस, एज पर ऐसे 330। तो रिस्पॉन्स की बात हो रही है। तो एग्जीक्यूशन स्टेज में हमने क्या देखना है, सबसे पहले टीम डिस्कशन, यानी कि जब आप ऑडिट करने गए आपको क्या क्या एग्जीक्यूट करना है। एक तो टीम डिस्कशन, असेस्ड जो आपको रिस्क है उसको रिस्पॉन्स का देना है, एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी ऐसे 330, एम 220 ऐसे, सॉरी 300 अभी ऊपर आया था। उसके बाद ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, ऑडिट प्लानिंग भी ऐसे 330।
उसके बाद ऑडिट मटेरियलिटी एसए 320, गोइंग कंसर्न एसए 570। तो तभी तो थोड़े फास्ट हो जाते हो ना 570। क्योंकि मैंने लिख के काट दिया था ना पेपर में। तो यहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या क्या चीजें निकल के आई, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। फिर टीम डिस्कशन का भी बताओ ना स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो उनमें 200 कुछ होता है, 220 ऐसे 220 एंड SQC1। तो देखा जाए ये सारे स्टैंडर्ड पूरे करने हैं, 220, 300, 320, 330, 570। 220 के अकॉर्डिंग एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, ठीक है। ऐसे 300 प्लानिंग या स्ट्रेटेजी, ठीक है, प्लानिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद आपके पास है 320 मटेरियलिटी, 330 रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, 570 गोइंग कंसर्न। उसके बाद है रिलायंस या रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स। ऑडिटर शुड कंसीडर द एडवर्स या क्वालिफाइड मार्क्स अपीयरिंग द फॉलोइंग। और भी बड़ी सारी रिपोर्ट्स बनती होती हैं बैंक में जो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारी बनती है। जब आप काम करने लग जाओगे तब आपको पता चल जाएगा, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट अलग बन रही है, फोरेंसिक रिपोर्ट्स अलग बन रही होती हैं। तो ऐसा बड़ा सारा कुछ होता है। तो कह रहे हैं ऑडिटर को ना अगर कोई एडवर्स रिमार्क या क्वालिफाइड मार्क है, ठीक है, एडवर्स या क्वालिफाइड रिमार्क है यानी कि जहां पे सब ठीक नहीं था, तो वो चीजों को भी ध्यान में रख लेना ऑडिट करते हुए। कौन कौन सी रिपोर्ट्स को, प्रीवियस ऑडिट की रिपोर्ट को, इंटरनल इंस्पेक्शन कोई अगर रिपोर्ट हो, आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो, कॉन्करेंट या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हो, वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी रिपोर्ट हो, एनी अदर में आ सकता है स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, एनी अदर में आ सकता है स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट। तो आप लोग इन सब चीजों को ध्यान में रख के आगे ऑडिट करोगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं। ये स्टडी मटेरियल का है। क्वेश्चन नंबर 1, एंगेजमेंट टीम शुड होल्ड डिस्कशन टू गेन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बैंक and its environment, include internal control and also to assess the potential for material misstatement of the FS. All these discussions should be appropriately documented for future reference. डिस्कशन विद एंगेजमेंट टीम में तो देखो एंगेजमेंट टीम डिस्कशन का पॉइंट में आ जाओ, जहाँ पे आपके पास ये आ रहा था बेनिफिट्स और मैटर्स टू बी डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है शॉर्ट नोट ऑन लफार, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, टीज जोन, एक्स्ट्रा रिपोर्ट और आरबीआई। लिख दो इसको, एक्स्ट्रा रिपोर्ट प्लस 30 जून प्लस सबमिट टू आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास शॉर्ट नोट ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस या सिस्टम इन अ बैंक। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीजें आ रही थी, जिसमें पहला क्या था, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। दूसरा मॉनिटरिंग द रिस्क था। थर्ड आपके पास था कंट्रोल एक्टिविटीज। फिर था मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजमेंट डेवलप्स कंट्रोल एंड यूजर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू एड इन मैनेजिंग की बिजनेस एंड फंक्शन रिस्क। एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। फिर से वही क्वेश्चन ऊपर क्या बोलते हैं, देखो पूछ क्या लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहला पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या था, लिखो जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ TCWG। पॉइंट नंबर 2 मॉनिटरिंग द रिस्क। एक और वर्ड भी था देखो बीच में, मॉनिटरिंग रिस्क एक और वर्ड था, अपने आप देख लेना। तीसरा था कंट्रोल एक्टिविटीज, तीसरा था आपके पास कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज के बाद फोर्थ क्या था, मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज। फोर्थ आपके पास था मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज और फिफ्थ आपके पास है रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिफ्थ आप अपने आप लिख लेना, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आते हैं अच्छे वाले टॉपिक, ऑडिट ऑफ एडवांसेस। अब मेरे को बताओ सबसे पहले एडवांसेस है, ये एसेट होगी कि लायबिलिटी होगी? ये एडवांसेस मेड हैं, ठीक है, ये मेड हैं, तो ये आपकी
एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो कह रहे हैं एडवांसेस, पॉइंट नंबर 1, एडवांसेस आपके पास कितनी तरह के हो सकते हैं। टर्म लोन, टर्म लोन समझते हो आप लोग, जो भी छोटे मोटे टर्म्स कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियडिकल रीपेमेंट, तो जो आपने टर्म लोन दिए हुए हैं। कैश क्रेडिट, सीसी लिमिट, ओवरड्राफ्ट या डिमांड लोन आपने दिए हुए हैं। बिल डिस्काउंट अगर आपने की है, इसको भी कह रहे हैं ये एडवांसेस है, सोच के देखना। बिल डिस्काउंटेड कब से एडवांस होने लग गया? अगर दे रहे तो उसमें से जो आंसर रिमेनिंग काट के रखते हैं। अगर कोई हम लोग बिल रिसीवेबल आगे किसी कस्टमर को देते हैं, उसे उस टाइम जल्दी पैसे चाहिए होते हैं, वो बैंक से जाकर डिस्काउंट करा लेते हैं, और जब वो ड्यू हो जाता है तो जब उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाती है। इतना क्यों आगे बढ़ रहे हो, सीधा बोल दो जब कस्टमर आता है बिल डिस्काउंट करवाता है, आप उसको पैसे दे देते। तो जब कस्टमर बिल लेके आता है बीआर, उसको डिस्काउंट कर देते हो, डिस्काउंट करने वाला उसको पैसे दे दिए, तो वो भी तो एक तरह से लोन और एडवांसेस ही हो गया ना। उसके बाद है एडवर्स बैलेंस इन डिपॉजिट अकाउंट। आपके पास कोई डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें माइनस बैलेंस चल रहा है, हो सकती है ओवरड्राफ्ट लिमिट्स, 2 लाख रुपए पड़ा, 3 लाख की लिमिट थी, आपने 3 लाख ही निकलवा लिया, तो देखा जाए माइनस 1 लाख हो गया, तो यानी कि हमने आपको लोन दिया है। पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ लोन, आपने स्टाफ को लोन दिया हुआ है, तो ये क्या है एडवांसेस। एडवांसेस के टाइप्स फिर से याद करना है एक बार के लिए। टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, एडवर्स बैलेंस इन डिपॉजिट अकाउंट, एडवर्स बैलेंस इन पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, और उसके बाद इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ लोन्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन द बैलेंस शीट, सर्कल कर देना बैलेंस शीट। अब ये आपके पास जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, बैलेंस शीट में आपको एडवांसेस कैसे दिखाने हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन बैलेंस शीट का मतलब क्या है, बैलेंस शीट में आपको कहां पे दिखाने हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला नेचर वाइज, अब इसको ना सेकंड पॉइंट में डालना, सेकंड पॉइंट जहां पे डालो, ये सेकंड का ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो पहला इन्होंने बोला नेचर वाइज, नेचर वाइज यानी कि किस किस हिसाब के हो सकते हैं। एक कह रहे हैं बिल परचेज के हिसाब से, जब भी आपने एडवांस दिखाना है, एडवांस में सीधा मत लिख देना, एडवांस का एक प्रॉपर हेड बनाना, तो इसको सब हेड बोल सकते हो आप। तो पहला सब हेड क्या हो गया, बिल परचेज या डिस्काउंटेड, उसको अलग दिखाना। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट या डिमांड लोन्स, उनको अलग दिखाना। टर्म लोन, इनको अलग दिखाना। तो ये क्या हो गया, नेचर वाइज आपको बैलेंस शीट में लोन दिखाने हैं। एसेट साइड या लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। उसके बाद सिक्योरिटी वाइज भी दिखाओ, ठीक है। तो सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स हैं, या बैंक गारंटीज हैं, या अनसिक्योर्ड है। तो टेंजिबल वाइज, बैंक गारंटी वाइज, या फिर अनसिक्योर्ड। उसके बाद लोकेशन वाइज भी दिखा देना, इंडिया में कितने थे, आउटसाइड इंडिया में कितने थे। चलो जी आगे, तीसरा पॉइंट मैं बोलूंगा इसको। फर्स्ट आपके पास आया था टाइप्स ऑफ लोन, ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवांसेस। सेकंड आपके पास आ गया था बैलेंस शीट की डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर नेचर वाइज, सेकंड बोल सकते हो सिक्योरिटी वाइज, लोकेशन वाइज। थर्ड आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर आरबीआई नॉर्म्स। आरबीआई नॉर्म्स समझते हो, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, आरबीआई ने जो स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस निकाले हुए हैं वो। तो 3 का ए, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, लोन दिया हुआ है एज पर आरबीआई। आरबीआई क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट अब तो आपने बैंकिंग एक्ट में पढ़ ही लिया होगा, कई चीजें तो आपको पता ही होंगी। कह रहे हैं एसेट्स विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम एंड डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉर्मल रिस्क होता है, यहाँ पे मैक्सिमम तो मैक्सिमम नॉर्मल रिस्क होता है। तो वो जो आपके एसेट्स हैं जहाँ पे कम से कम रिस्क होते हैं, नॉर्मल एसेट्स, तो इसको आप लिख लो। स्टैंडर्ड एसेट्स को क्या हो गई आपकी, नो हाई रिस्क, नो हाई रिस्क यानी कि जहां पे प्रॉब्लम्स नहीं आती, डज नॉट कैरी मोर देन। अगेन सब स्टैंडर्ड 3 का बी, कह रहे हैं एसेट्स व्हिच हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। सोच के देखो, आपने किसी एडवांसेस को एनपीए घोषित कर दिया। एनपीए घोषित करने का मतलब था 90 डेज से पैसा नहीं मिला, तो 90 डेज 91 दिन, ठीक है, 91st डे पे आपने इसको बोल दिया एनपीए है। लेकिन एनपीए घोषित करने से अभी तक 12 महीने नहीं बीते, तो अगर मैं टोटल कहूं 15 महीने हो गए। सोच के देखो, पहले 3 महीने में आपने एनपीए नहीं अनाउंस किया, एनपीए अनाउंस किए हुए अभी तक 12 महीने नहीं हुए, तो वो आपकी सब स्टैंडर्ड एसेट्स होती हैं।
लेस देन 12 मंथ्स, इसको लिख दो लेस देन 12 मंथ्स, है ना, नॉट एक्सीडिंग 12 महीने, लेस देन 12 मंथ्स। हाँ जी। तीसरा है आपके पास सी, 3 का सी है डाउटफुल एक्सीडिंग 12 मंथ्स, जिसको एनपीए हुए 12 महीनों से ज़्यादा हो गए। यानी कि सोच के देखो, मेरे को इंटरेस्ट मिलना था, 90 डेज हो गए इंटरेस्ट नहीं मिला, सबसे पहले तो मैंने उसको एनपीए अनाउंस कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनाउंस कर दिया। जिस दिन मैंने एनपीए अनाउंस कर दिया, मेरी बैलेंस शीट बन रही है, ठीक है, सोच के देखो, मैंने जैन में एनपीए अनाउंस किया, बैलेंस शीट की डेट तो आ गई 3 महीने बाद, मार्च में। अब मार्च में देखो क्या एनपीए को 12 महीने हो गए, नहीं हुए, तो उस दिन बैलेंस शीट में आपको क्या लिखाना है, उस एसेट को एनपीए नहीं, स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड दिखाना है। अगर 12 महीने नहीं हुए, ध्यान ही नहीं है, क्योंकि चीज बड़ी इजी है ना, मुश्किल चीज होती तब आप ज्यादा ध्यान देते। दोबारा से एग्जांपल, अक्टूबर में पैसे मिलने थे, जैन तक पैसे नहीं मिले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 जनवरी को 1 जैन को मैंने उसको एनपीए बोल दिया 1 जैन को मैंने उसको एनपीए बोल दिया, तो एनपीए चला आ रहा है जैन में, फेब में, मार्च में मेरे को बनानी पड़ गई बैलेंस शीट एफएस में इस वाले पैसों को कौन सी कैटेगरी में लेके आऊं, एनपीए की सब स्टैंडर्ड, जिसको एनपीए अनाउंस कर दिया लेकिन अभी 12 महीने नहीं हुए। अब ध्यान से सुनना, इस वाली बैलेंस शीट में समझ लो 2019 था, यहाँ पे आपने इस एनपीए वाली एसेट को क्या अनाउंस कर दिया, सब स्टैंडर्ड। 3 महीने हो चुके थे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 महीने हो गए। फिर से जनवरी फरवरी मार्च, अगली मार्च आ गई 2020, सेम एसेट है, पैसे नहीं मिले, लेकिन एनपीए अनाउंस हुए 12 महीनों से ज्यादा हो गए, तो ये आपकी डाउटफुल एसेट्स हो जाएगी, जिसको एनपीए अनाउंस किए हुए 12 मंथ से ज्यादा हो गए हों। उसके बाद है लॉस एसेट, जिसका कोई नहीं होता, ठीक है, नो ठिकाना। चलो आगे, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी समझते हो, यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब आपके पास है कि जैसे वो नहीं होता जूते दे पैसे ले, पैसे ले जूते दे, जो भी है, समझ गए, तो मुझे सिक्योरिटी दे लोन ले, जो भी आपने ऊपर एडवांसेस का चीज कर रहे थे ना, अब एडवांसेस की आपके पास आ रही है सिक्योरिटी। तो एडवांसेस का पहला टॉपिक आया था एडवांसेस के टाइप्स, सेकंड आया था बैलेंस शीट की डिस्क्लोजर्स, तीसरा आया था आरबीआई की नॉर्म्स, जो थी आपके पास नॉर्मल, स्टैंडर्ड यानी कि नॉर्मल, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। अब आपके पास आ रहा है फोर्थ टॉपिक, क्या का फोर्थ टॉपिक है, ये एडवांसेस का, जो आपको बोल रहा है सिक्योरिटी वाइज। सोच के देखो, किसी को लोन देना है अपने, क्या बिना कुछ गिरवी रखे हुए अपन लोन दे सकते हैं? अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि हम किसी को नहीं जानते, बस हमारा बिजनेस है, आप हमें ऐसे करो 10 लाख का सोना गिरवी रख दो, हम आपको 7-8 लाख का लोन दे देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी की अमाउंट हमेशा ज्यादा होती है लोन से, क्योंकि इंटरेस्ट भी कवर करना है, इन्फ्लेशन भी तो आएगा वो भी कवर करना है, इंटरेस्ट कवर करना है, इन्फ्लेशन फैक्टर कवर करना है, साथ में आपको अपना मार्जिन कवर करना है, फिर आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है वो। इस वजह से सारे फैक्टर्स मिला के हमेशा से ये बड़ा ही जनरल रूल है कि अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ एडवांसेस। तो पहला है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या है? नेचर ऑफ सिक्योरिटी में एक ए और बी कह रहे हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी समझते हो? मैंने आपको सोना दिया 10 लाख का, आपने मुझे 8 लाख का लोन दे दिया, तो वो जो सोना आपने पहले ही दे दिया वो आपके पास से प्राइमरी सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय बोरोअर, बोरोअर ऑफर करते हैं, गलत लिखा हुआ ना, ऑफर बैंक एक्सेप्ट करेगा ना फिर, तो ये ठीक लिखा हुआ गलत है? ठीक लिखा है। चलो जी, सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय बोरोअर फॉर द बैंक फाइनेंस or the one against which credit has been extended by bank. Collateral security, extra security, extra oblique second security. याद करो प्लस टू के बचपन के वो दिन जब आप कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पे इशू करते थे। आप लोगों ने अभी 10 लाख का लोन दे दिया, उनको अभी भी विश्वास नहीं था, कहते नहीं हमें लग रहा है कि शेयर मार्केट ना अच्छी नहीं चल रही, तो कल को ये सोने का रेट गिर सकता है, सोने का रेट गिर सकता है, तो एक काम करो आप हमें ना अपने डिवेंचर्स भी दे दो, कल को अगर आप लोन ना चुका पाए या ये सोना सिर्फ 5 लाख का बिका, हमारा तो 3 लाख अभी और भी बच जाएगा, तो हम आपके डिवेंचर इशू करवा देंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि एडिशनल सिक्योरिटीज
जो बहुत सारे मोड से दी जा सकती है, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथेकेशन, लियन, असाइनमेंट। आज तक हमने एक ही चीज सीखा था, चार्ज रखना, सिक्योरिटी रखना, गिरवी रखना। आज आपका दिमाग खुलेगा गिरवी किन किन तरीकों से रख सकते हैं। सिर्फ आपने उसको रजिस्ट्री के कागज दे देने हैं, या खुद ही सोना सच में देना है, कि सोने के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कि सिर्फ आपने कुछ भी नहीं देना, बस एक साइन करके डीड बना के लिख दिया, या फिर आपने अपने कागज के बेस पे भी लोन लेना है। कागज के बेस का मतलब होता है, आपने सोच के देखो कोई LIC करवा रखी है, LIC को 5 साल हो गए, 5-6 लाख रुपए तो भर चुके हो, तो वो भी तो आपका एक पैसा ही है। LIC के डॉक्यूमेंट के बेस पे भी आप लोन ले सकते हो। तो ये सब चीजें आएंगी। बाकी मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज, एक बार के लिए पढ़ो सिक्योरिटीज वाला फिर से, प्राइमरी और कोलेटरल को। चलो जी पढ़ते हैं मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज, और इसको आप मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं इसके। मॉर्गेज, सबसे पहले मॉर्गेज है, ये सारी सिक्योरिटीज ही गिरवी रख रहे हैं, लेकिन गिरवी रखने के तरीके अलग अलग हैं। मोड्स का मतलब तरीके, गिरवी रखने के तरीके। सबसे पहले मॉर्गेज कर दो आप। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले आप ये सीन यहाँ पे बना लेना। यहाँ पे एक माल्या जी हैं, यहाँ पे PNB बैंक है, ठीक है। तो PNB बैंक इनको क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। ये इनको बदले में क्या दे रही है, ये इनको सिक्योरिटी गिरवी रख रहे हैं, जिसका पहला फॉर्म है आप मॉर्गेज कर रहे हो। तो मॉर्गेज 2 तरीके से होती है, मतलब कि गिरवी रख रहे हो यहाँ पे भी, तो 2 तरीके से गिरवी रख सकते हो, रजिस्टर्ड मॉर्गेज या इक्विटेबल मॉर्गेज। यानी यहाँ पे आप लोग ना एफिडेविट्स, नोटरी, कोर्ट कचहरी, ये डीड्स वगैरह बनाते हो। रजिस्टर्ड मॉर्गेज कैन बी अफेक्टेड बाय मॉर्गेज डीड, सर्कल कर दो, मॉर्गेज डीड। यानी यहाँ पे प्योर आप कागजों पे रिलाई कर रहे हो। मॉर्गेज डीड साइंड बाय द मॉर्गेजर। मॉर्गेजर कौन हुआ, माल्या जी, है ना। इक्विटेबल मॉर्गेज इज अफेक्टेड बाय मेयर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल इंटेंड टू क्रिएट द सिक्योरिटीज। यहाँ पे आप वहां पे जाके साइन नहीं करके आए, आपने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट्स ही दे दिए। सोच के देखो कि अगर जो भी आपके पास चीज थी वो बीरर थी, बीरर चेक टाइप की लगा के चलो, तो वहां पे आपको साइन करने की जरूरत है। यानी कि अगर मैं आपको हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर बीरर वो ऐसी चीज है कि जो भी जाएगा उसको कैश मिल जाएगा, या जो भी जाएगा उसको सेल कर सकता है, तब साइन करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ही बार चेक में साइन हो रखा है, अकाउंट पे की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मॉर्गेज में आप मॉर्गेज डीड बनवाते हो और साइन करते हो, और इक्विटेबल वाले में सिर्फ आप डिलीवरी कर दोगे। उसके बाद है प्लेजिंग। अब प्लेजिंग में देखो, पहला तो जब तक किसी चीज का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो दूसरी चीज तो पढ़नी पड़ेगी। तो अब ये आपके पास आ रही है, अब आपको डिफरेंस धीरे धीरे क्रिएट होगा। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये यहाँ का मेन पॉइंट है, फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोअर टू द लैंडिंग बैंक विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज सिक्योरिटी फॉर एडवांस। तो यहाँ पे प्लेजिंग में लिखो साइड पे फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी इन्वॉल्व। अब मेरे को बताओ मॉर्गेज में फिजिकल डिलीवरी इन्वॉल्व थी कि नहीं थी? पेपर्स थे ना वहां पे। अब ये मत बोलना कि वहां पे पेपर्स, डीड तो उसको दी थी ना, डीड है तो कागज, मैंने डीड घर के बना दिए कि मैंने घर दिया। यहाँ पे देखो फिजिकल डिलीवरी ऑफ डीड है या गुड्स है, तो यहाँ पे मतलब फिजिकली डिलीवरी इन्वॉल्व है क्या की, गुड्स की। तो ये याद रखना, अगर आपके पास ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाता है कि फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड मॉर्गेज, तो वो फॉल्स रहेगा। आगे हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में आपके पास क्या होता है, अब जैसे सोच के देखो, हमारी बैंक में लिमिट चल रही है अशोका फर्नीचर हाउस, ठीक है, हमारी दुकान है फर्नीचर की। हमने क्या किया हुआ, बैंक से एक सीसी लिमिट करवाई हुई है 10 लाख रुपए की। उन हमने बैंक में गए, हमने कहा 10 लाख का लोन चाहिए, सीसी लिमिट चाहिए, मतलब कैश निकाल सके, दे सके, निकाल सके, दे सके,
कहते वो तो दे देंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे 10 लाख रुपए मार के चले गए अगर। फिर मैंने उनको बोला ये देखो जी मेरे स्टॉक के पेपर पड़े हैं, देखो मेरे गोडाउन में पड़ा होता है हमेशा से 15-20 लाख का माल, लेकिन मेरे को वहाँ वर्किंग कैपिटल चलानी है, सर्कल चलाना है, तो मेरे को वो सीसी लिमिट चाहिए, तो वो मेरे को सीसी लिमिट आपसे चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। जब आप अपने स्टॉक के अगेंस्ट, करंट एसेट के अगेंस्ट, डेटर्स के अगेंस्ट लोन लेते हो, तो इसको आप लिख देना, लोन अगेंस्ट स्टॉक, डेटर्स, करंट एसेट्स। Hypothecation is the creation of equitable charge which is created in the favor of lending bank by execution of hypothecation agreement in respect of movable security। यही मैंने आपको चीज लिखवाई है, स्टॉक, डेटर्स या करंट एसेट्स ये मूवेबल ही होते हैं, बिल्कुल मूवेबल होते हैं, ठीक है। बोरोअर होल्ड्स द फिजिकल पोजेशन। सोच के देखो, जब मैंने स्टॉक के अगेंस्ट लोन लिया, स्टॉक के अगेंस्ट लोन लिया, क्या मैंने स्टॉक भी बैंक को दे दिया क्या? अगर मैं स्टॉक बैंक को दे दूंगा तो मैं बेचूंगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, ये सर्कल करो, बोरोअर होल्ड्स द फिजिकल पोजेशन, नीदर द ओनरशिप नॉर द पोजेशन आर ट्रांसफर। आप ना ओनरशिप दे रहे हो, आप ही बेचोगे, अगर ओनरशिप बेच दिया बेच ही नहीं पाओगे, जबकि मॉर्गेज में आप उनको कम से कम कागज तो दे रहे हो ना, बेच नहीं सकते, तो यहाँ पे स्टॉक बेचते रहो। बोरोअर पीरियडिकली सबमिट द स्टेटमेंट, सर्कल कर देना, बोरोअर पीरियडिकली सबमिट द स्टेटमेंट। जनरली ये होती है हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर में आपको स्टॉक स्टेटमेंट जो होती है ना, स्टॉक स्टेटमेंट बैंकों को देनी होती है, ताकि आपकी वो लिमिट जो है अपडेटेड रहे, ठीक है। तो हाइपोथिकेशन क्या हो गया, लोन अगेंस्ट द स्टॉक्स, डेटर, करंट एसेट्स, मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे फिजिकली पोजेशन किसके पास होती है, गुड्स की, मतलब कि जो ले रहे हैं, ठीक है। और क्या रिक्वायरमेंट है, पीरियडिकली स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करवानी पड़ेगी। कौन सा ऐसा केस होता था जहां पे आप फिजिकली गुड्स भी ट्रांसफर करते हो, प्लेज में। प्लेज की एग्जांपल गोल्ड लिख देना, प्लेज की एग्जांपल है गोल्ड, सोना। चले आगे, फोर्थ, लियन। Lien is a creation of legal charge with the consent of owner which gives lender a legal right to seize and dispose मतलब बेचना, ठीक है। तो ये भी एक तरह से हो किसके तरह गया, देखो ये प्लेज की तरह हो गया, ठीक है, ये प्लेज की तरह हो गया कुछ केसेस में, कुछ केसेस में ये मॉर्गेज की तरह हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला वो फिजिकली गुड्स किसके पास है, लेकिन लैंडर के पास एक राइट मिल जाता है कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए मैं आपकी गुड्स बेच सकता हूँ, टू सीज भी कर सकता हूँ, डिस्पोज भी कर सकता हूँ। असाइनमेंट, असाइनमेंट में आप लिख देना, फॉर एग्जांपल लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी। क्या आप लोगों ने कभी सुने हैं LIC पॉलिसी के अगेंस्ट भी लोन मिलते हैं, सुने कभी? तो जो आपके LIC पॉलिसीज होते हैं उसके अगेंस्ट भी बैंक में लोन मिलते हैं बड़े ही इजीली, सबसे जल्दी, क्योंकि LIC पॉलिसी है, सब कुछ मतलब कि जेन्युइन वे में चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट इतनी जल्दी लोन मिलते हैं आपको ना, ये वही चीज है। इट इज ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, इट इज ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट, राइट और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि जो आपके फ्यूचर डेट हैं या फ्यूचर राइट्स हैं या जो प्रॉपर्टी हैं, कल को आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप किसी और पर्सन को दे के क्या कर लेते हो, लोन। ओनली द एक्शनेबल क्लेम सच एज बुक डेट्स, बुक डेट्स यानी कि डेटर्स, आपने अपने डेटर्स उनके नाम पे कर दिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज LIC आर एक्सेप्टेड बाय बैंक्स एज अ सिक्योरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट, इसको बोलते हैं असाइनमेंट। उसके बाद है सेट ऑफ। एमलगमेशन का चैप्टर याद करो। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इंटरव्यूइंग दोनों के आर cancel हो सेम, गए। अगर दोनों के सेम है तो इंटरव्यूइंग कैंसिल। जो ये आपके इंटरव्यूइंग आप बोलते थे, ठीक है, इंटर ट्रांजैक्शन बोलते हो, इंटर एडजस्टमेंट बोलते हो। सोच के देखो, HDFC बैंक में मेरा खाता है जिसमें पड़े हैं पूरे 18,000 रुपए, मैंने वहां से एक लोन करवाया 25,000 का, मैं लोन नहीं दे पाया बिकॉज मैंने उसी इंटेंशन से लिया था, मैंने ये तो ध्यान में नहीं लगाया मेरा 18,000 पड़ा है, अगर उन्होंने वो मार लिया
तो वो क्या करेंगे, जो मैंने उनको 25,000 रुपये देने हैं, उन्होंने मेरे 18,000 रुपये वो डेबिट कर दिए। डेबिट करना समझ गए ना, उन्होंने मेरे अकाउंट में से काट लिए, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ। इतना सही था ये तो। कह रहे सेट ऑफ क्या होता है, कह रहे सेट ऑफ भी एक स्टैट्यूटरी राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है ऑफ अ क्रेडिटर टू एडजस्ट होली या पार्टली द डेबिट बैलेंस इन डेटर्स अकाउंट। अगर आपके डेटर, उनकी तरफ से हम तो डेटर हो गए ना, अगर उन्होंने हमें लोन दिया हुआ है, सोच के देखना, बैंक ने मिस्टर तरुण जी को लोन दिया हुआ है, तो मैं उनका क्या हो गया, एक तरह से डेटर, वो मुझे एज ए डेटर ट्रीट करके डेबिट साइड में लिखते हैं। तो डेबिट बैलेंस जो भी मेरा उनके डेटर अकाउंट में पड़ा है, मेरे किसी क्रेडिट बैलेंस में, अगर मेरा किसी और अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हो, यही करते हो ना, 40 रुपए क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, यानी कि पैसे जमा हो गए, तो वहां से एडजस्ट कर लेंगे। कह रहे हैं अगर आपके पास 2 अकाउंट हैं उस बैंक में, एक डिपॉजिट अकाउंट है, एक लोन अकाउंट है, तो वहां से आप कर लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। ये वाला टॉपिक जो है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज, इसका थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। आप ये मान के चलो इसमें ट्रू फॉल्स बनने के बहुत चांस हैं। मॉर्टगेज में आप क्या कर रहे थे, या तो पेपर डीड्स साइन वाले कर रहे थे, तो जिसको रजिस्टर्ड मॉर्टगेज बोलते थे, या फिर इक्विटेबल मॉर्टगेज जिसमें मेयर डिलीवरी कर रहे थे। फिर आता था आपके पास प्लेजिंग। प्लेजिंग में आप फिजिकली गुड्स, यानी कि देखा जाए ये वाला केस निकल के आया जहाँ पे आप गुड्स फिजिकली दे रहे हो लैंडर को, हाइपोथिकेशन में अगेंस्ट द स्टॉक, ठीक है, या वर्किंग कैपिटल या डेटर्स, मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे पोजेशन गुड्स की किसके पास रहती है, दुकानदार के पास, तभी तो सामान बेचेगा। लियन में आपके पास था कि जहां पे सामने वाली प्रॉपर्टी के पास सीज करने का, पोजेस करने का, बेचने का राइट होता है। असाइनमेंट जहां पे कागजों के बेस पे, कागजी आपके राइट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन योर पेपर, बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स आपको लोन मिल जाता है, जैसे LICs पॉलिसीज। सेट ऑफ आपके डेटर क्रेडिटर सेम है, एक ही बैंक अकाउंट में आपने 10,000 का लोन ले रखा है, 10,000 का दे रखा है, वो सेट ऑफ कर देंगे अगर आप नहीं पे करते। चले जी आगे। दो मिनट की ब्रेक देता हूं मैं आपको, लेकिन बोलना नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए आपको बोलना नहीं है, 2 मिनट रेस्ट कर लो।
Okay, welcome back with the new topic, prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning. क्या क्या चीजें आ रही हैं यहाँ पे? एक आ रहा है आपके पास इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग। सोच के देखो क्या क्या टॉपिक है। पैसे मिल रहे हैं, इनकम होने वाली है, किस हिसाब से उसको रिकॉर्ड करें? कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस, प्रोविजन है 5%, 10%, कहाँ कहाँ पे पैसा डूबने के चांसेस है। सोच के देखो, बैंक का तो प्रोडक्ट ही पैसा है। हमारे दुकान पे क्या होता है हमारे अशोक का फर्नीचर हाउस में क्या होता है, किसी को लक्कड़ दी जा रही है, टिम्बर बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, वो पैसा डूबने के चांसेस हैं। यहाँ पे तो बेच ही बैंक यहाँ पे बेच ही पैसा रहे हैं। पैसा दो, इंटरेस्ट दो, बाकी और साथ में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की रिपेमेंट मतलब वो कर दो। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं इनकम रिकॉग्निशन, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस। एडवांसेस विल बी क्लासिफाइड इन एडवांसेस, इनको कट कर देना, ये एडवांसेस विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए इफ इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर बैंक। क्या सही बात इन्होंने बताई है? कह रहे हैं अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस किसको बोलेंगे? सीजेस टू जनरेट द इनकम, बहुत बढ़िया, ठीक है, या इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एडवांसेस हैव रिमेन ओवरड्यू for out of order, remain overdue for out of order for a special period of time, for example 90 days। या सोचे देखो, अगर एग्रीकल्चर किसी एग्रीकल्चरिस्ट को बैंक ने लोन दिया हुआ है, उसमें एनपीए कैसे डिसाइड होगा? वो लोन ये कह के लेके जाते हैं कि हमने ना गेहूं बीजना है, हमने सब्जियां बीजनी है, ठीक है, तो जब वो सब्जियां पक जाएंगी, बन जाएंगी, उनको बेच देंगे, तब पैसा मिलेगा, तब देंगे ना। पूरा एक सीजन के बाद। तो यहाँ पे सीजन वाइज होता है। कुछ जो क्रॉप्स आपकी हैं उनको लॉन्ग मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन को बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपकी पूरा साल उगती रहती हैं, पूरा साल उनकी बिजाई कटाई होती रहती है, कुछ कुछ की 6-6 महीने के बाद, लाइक दैट। कह रहे ओवरड्यू का मतलब क्या होता है? अभी आपने यहाँ पे लिखा ना, इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो रिमेन ओवरड्यू है या फॉर आउट ऑफ ऑर्डर। ओवरड्यू का मतलब होता है एन अमाउंट इज सेड टू बी ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय बैंक। ध्यान से देखना अब यहाँ पे मुझे बताना ओवरड्यू कहां से कहां तक का पीरियड है, ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे। मिस्टर ए था, उसने इस पीरियड पे लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं 1 फरवरी 2020, यहाँ पे लोन टेक करना, जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करनी थी, जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करनी थी, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं 30 जून 2020। ये आपके पास थी रीपे की डेट, ठीक है, रीपे की डेट आपके पास क्या थी? 30/6/2020। यहां पे अगर मैं कहूं 31 दिसंबर नहीं, इसके 90 डेज निकाल लो, वैसे 3 महीने में वैसे ही निकाल लेता हूं। 30 सितंबर 2020 यहाँ पे आपने एनपीए अनाउंस कर दिया। उसके बाद अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे कौन से पीरियड को आप आउट ऑफ ये बोल रहे हो ओवरड्यू। लो पढ़ लो फिर से बताओ। एन अमाउंट इज सेड टू बी ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट। तो यानी कि कब से कब तक आप ओवरड्यू मान रहे हो और कब आप उसको एनपीए अनाउंस कर रहे हो। तो ये जो आपका पीरियड रहेगा, बताओ कौन सा पीरियड बोलने वाला हूं मैं? सबसे पहले ये वाला पीरियड है ना, इस पीरियड को ये क्या बोल रहे हैं? मतलब कि पैसा ड्यू हो गया भाई, पैसे दे दो 30/6 को, चाहे वो इंटरेस्ट है चाहे प्रिंसिपल अमाउंट है। 90 डेज तक नहीं मिले, मैंने 90 डेज को वैसे ये मान लिया 30 सितंबर, वैसे बनेगा एक दिन कम ज्यादा कुछ बनेगा, वैसे ही मैंने मान लिया। आई थिंक 29 सितंबर बनेगा या 28 सितंबर बनेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 28 बनेगा। तो चलो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो ये वाला पीरियड जो है तब तक आप इसको क्या बोलोगे? ओवरड्यू पीरियड।
अब है मीनिंग ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर, एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कॉन्टिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शनिंग या लिमिट पावर, या फिर कह रहे हैं अगर तो आपकी वो सैंक्शनिंग लिमिट पावर थी वो वाली, या इफ देयर आर नो क्रेडिट कॉन्टिन्यूसली फॉर 90 days, if there are no credit continuously for 90 days on the balance sheet date, all the credits not enough to cover the interest debiting for the same period। कह रहे हैं आउट ऑफ ऑर्डर वो होता है एक तरह से आपका एनपीए टाइप वाला। ओवरड्यू तो हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर भी हो गया। तो एक तो आप लोग इसको बना लेना, ठीक है। ओवरड्यू आपके पास कौन सा टाइम होता है? बन गया? उसके बाद है एनपीए की क्लासिफिकेशन। कह रहे हैं एनपीए की क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आपको लर्न करना है, एनपीए की क्लासिफिकेशन। एनपीए की क्लासिफिकेशन कैसे होगी? कह रहे हैं अगर वो टर्म लोन हुए, अगर वो टर्म लोन हुए, क्योंकि अभी आपने ऊपर एडवांसेस की कैटेगरी देखी थी जो आपके आई थिंक नेचर वाइज थी, देखना नेचर वाइज आई थी, जिसमें आपके पास टर्म लोन थे, सीसी थे, बिल परचेज थे। तो कह रहे हैं अगर टर्म लोन है, अगर आपने वो दिया हुआ है, उसको आप एनपीए कब अनाउंस करते हो? कह रहे हैं इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल हैज रिमेन्ड ओवरड्यू फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 90 days, यानी कि 90 दिन तक नहीं, एक्सीडिंग 90 days। तो टर्म लोन को लिखो 90 days। सीसी वाली सेम है 90 days। बिल परचेजेस डिस्काउंट सेम है 90 days यहाँ पे भी। तो एनपी की क्लासिफिकेशन एडवांस को लेके 90 days। प्रोविजन की रिक्वायरमेंट, आपने कितने प्रोविजन बनाने हैं? अगर आपकी सब स्टैंडर्ड एसेट हुई, सब स्टैंडर्ड एसेट अभी आप पढ़ के आए हो, सॉरी पहला स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट वो होती है जहाँ पे नॉर्मल रिस्क, सिर्फ नॉर्मल ही रिस्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे भी आप पहले ना इसके ऊपर ना प्रोविजन नहीं बनते होते थे। आपको पता है ना, ये वाले प्रोविजन आपको याद रखने होते हैं। हाँ। मेरे तो जब सीए इंटर में मैं था ना, तब भी ये क्वेश्चन आया था। सीए फाइनल में एनबीएफसी था, तब भी ये क्वेश्चन आया था। सोच के देखो, गिफ्ट होती है ये नंबर। लेकिन ये गिफ्ट में भी आपके टेस्ट में मैं ऐसा एक क्वेश्चन डालूंगा, तब भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन होते हैं ना पेपर में, अगर आ जाए तो आपको विश्वास नहीं होता, वहां पे आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। तो अपने आप पे थोड़ा सा विश्वास रखने। ऑडिट की बात करते करते मैं एडवांस अकाउंटिंग पे पहुंच चुका हूँ, चाहे ऑडिट में भी अगर प्रोविजनिंग के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो चलो कैलकुलेटर नहीं चलाना ना, सिर्फ आपको रेट लिख देना है। एडवांस अकाउंटिंग में तो आपको कैलकुलेटर भी यूज करना है, ठीक है, फिगर्स को यूज करना है। स्टैंडर्ड एसेट जिसमें नॉर्मल रिस्क होता है, तो कह रहे हैं वहां पे 0.40%, यानी कि जो आपके लोन और एडवांसेस हैं, ये उसी का प्रोविजन बन रहा है ना। लोन और एडवांसेस जो हमने दिए हुए हैं उसका प्रोविजन बना के रखना। कितना? 0.4%। 0.4%, ये 4 नहीं है, 0.4 है। और अगर ये एग्रीकल्चर या एसएमई एडवांसेस हुए तो 0.25, 0.25। बैंकिंग पढ़ लिया आपने, यही थे। अगर इसमें अमेंडमेंट्स होंगी तो अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन यही सेम है। और उसके बाद है 1% आपने कब बनाना है? अगर कमर्शियल रियल एस्टेट लोन्स हो तो 1%। स्टैंडर्ड के केस में, यानी कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है फिर भी प्रोविजन बनाना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है फिर भी प्रोविजन बना के रखो। सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं जो लेस देन 12 मंथ्स था, लिखो इसको लेस देन 12 मंथ्स। कह रहे 15%। एडिशनल प्रोविजन फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन इज रिक्वायर्ड 10% या फिर 5% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर आपको अनसिक्योर्ड पोर्शन लगता है उसमें से, तो एडिशनल प्रोविजन बना लेना 10% का। तो स्टैंडर्ड का कितना हुआ? 0.40%, या अगर एग्रीकल्चर वाले हुए 0.5, अगर कमर्शियल रियल एस्टेट वाले हुए, ये स्टैंडर्ड की कैटेगरीज थी। सब स्टैंडर्ड में लेस देन 12 महीनों के हिसाब से है 15%, या एडिशनल 10 या 5%। डाउटफुल एसेट्स हैं, उसका अनसिक्योर्ड पोर्शन है 100 होता था, या फिर उसका अगर कोई सिक्योर्ड पोर्शन है तो 25 से 40% तक होता है। अगर वो लेस देन 1 ईयर है 25%, 1 से 3 साल 40, अबव 3 ईयर। और चौथी कैटेगरी है लॉस एसेट। लॉस है तो भाई 100%,
एक बार फिर से मैं प्रोविजनिंग याद करता हूं। सबसे पहले मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड 0.40% या फिर 0.25% एसएमई या एग्रीकल्चर के लिए, 1% रियल एस्टेट के लिए, 1%। तो देखा जाए स्टैंडर्ड में भी लिख लो 3 रेट्स, यहाँ पे भी 3 रेट्स आ गए, 0.25, 0.40, 1%। सब स्टैंडर्ड में आपके पास 2 रेट्स थे, कितना 15 या 25? पहला तो जो जर्नली है 15, एडिशनल 10 या 5, एडिशनल 10 या 5। डाउटफुल में अगर अनसिक्योर्ड है तो 100, और उसके बाद सिक्योर्ड है, डाउटफुल है लेकिन सिक्योर्ड है तो उसका 1 साल तक का है तो 25, 1 से 3 साल तक का है तो 40, अबाउट 3 इयर्स है तो 100%, और अगर लॉस एसेट है तो 100%। आगे आ जाओ, स्पेशल केसेस विद चलो जी करते हैं स्पेशल केसेस फॉर, ये भी एनपीए की क्लासिफिकेशन चल रही है लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में। सबसे पहला अकाउंट रेगुलराइज्ड नियर बैलेंस शीट डेट, इसको यहीं पे ही लिख लेना। कह रहे वेयर इट अपीयर्स अकाउंट हैज इनहेरेंट वीकनेस, अकाउंट में कुछ कमियां थी, फ्यू क्रेडिट्स नियर द बैलेंस शीट, ट्राइज टू मेक इट रेगुलर, आपने उसको रेगुलर बनाना चाहा, फिर भी आप उसको एनपीए बना लेना। पिछले इतने टाइम से ऐसे चला आ रहा होता है, बैलेंस शीट की डेट पे आपको क्या हो जाता है, तो उसको अगर बैलेंस शीट की डेट के पास उसको रेगुलर बनाना चाहते हैं तो उस अकाउंट को भी आप एनपीए घोषित कर देना। सेकंड है एडवांस अगेंस्ट कंसोर्टियम, आप बताओ। कंसोर्टियम पहले तो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम ही ऐसा है ना, तो जब नाम ऐसे होंगे एग्जामिनर को बड़ा मजा आता है शब्दों के साथ खेलने में। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर बताओ, है ना, तो कंसोर्टियम बताओ। तो कंसोर्टियम का मतलब होता है जब बड़े सारे बैंक मिलके लोन प्रोवाइड करते हैं किसी को, चाहे सामने वाले को बताएं चाहे ना बताएं, ठीक है, वो कंडीशन यहाँ पे नहीं है। कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बैंक्स इकट्ठे मिलके जो लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो कंसोर्टियम में पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये तीनों ने इकट्ठे मिलके बताओ किसको लोन दिया। यहाँ पे दिया नीरव मोदी को। तो इन्होंने इकट्ठे मिलके जब लोन दिया तो उसको बोलते हैं कंसोर्टियम। सम बैंक्स टुगेदर गिव लोन्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकवरी ऑफ एक्शन। कंसोर्टियम एडवांस शुड बी बेस्ड ऑन द रिकवरी रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर बैंक and other aspect having impact on the recoverability, ठीक है, where the remittance by borrower under the consortium lending arrangement are pooled with one bank, बोला कि मैं तो भाई सिर्फ एसबीआई को दूंगा, आप अपने आप कर लेना, and where the bank receiving the remittance is not parting with the share of other member bank, accounts should be treated as not serviced in the books of other member bank and therefore NPA। इसको लिखोगे आप डेंजरस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोले ये, कह रहे हमने तो एक जो एसबीआई बैंक था, एसबीआई बैंक को हमने कौन सा बैंक बोल दिया यहाँ पे, लीड बैंक। एसबीआई कौन सा बैंक हो गया, लीड बैंक, जिसके साथ मैं डील कर रहा हूं। तो मैं एसबीआई को देता चला गया लोन की रिकवरी, उन्होंने आगे पीएनबी को और एचडीएफसी को नहीं दी। तो कह रहे हैं इसकी जो प्रोविजनिंग करनी है या इसके जो रिकॉर्डिंग करनी है इंडिविजुअल वाइज करना, ये नहीं है। देखो पीएनबी बैंक निकल के आया, पीएनबी कह रहा है कि देखो कि जो नीरव मोदी ने एसबीआई को पैसे दे दिए थे लेकिन हमारा शेयर उसने नहीं दिया, किसने, एसबीआई ने, हमारा शेयर एसबीआई बैंक ने नहीं दिया। तो पीएनबी और एचडीएफसी ये चाहते हैं क्या हम इसको एनपीए अनाउंस कर दें, लेकिन सामने वाली पार्टी एसबीआई को तो दे रही है, तो बैंकिंग रेगुलेशंस ने बोला आप कर दो। कंसोर्टियम एडवांस है, एसबीआई को, लीड बैंक को तो मिल रहा है ना, अदर मेंबर बैंक को नहीं मिल रहा, तब अदर मेंबर बैंक के लिए वो एनपीए हो जाएगा। एसेट क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज, all the facilities granted by bank to borrower, all the facilities granted by bank to borrower will have to be treated as NPA and not the particular facility or part thereof। आपने अगर किसी एक चीज में मतलब कि वायलेशन की, आप
कि फॉरेन एक्सचेंज भी चल रही थी वहां पे, ठीक है, लोन भी चल रहा था, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी चल रही थी, बड़ी सारी चीजें चलती थी। एक ही बैंक होता है आपका, तो आपने कहीं पे भी एक जगह भी आपका एनपी हो गया तो आप पूरे के पूरे उसको एनपीए अनाउंस कर देते हो, ना कि ये कि तेरी सिर्फ ये वाली फैसिलिटी एनपीए हुई है। ऑल द फैसिलिटीज ट्रीटेड एज एनपीए एंड नॉट इंडिविजुअल एक्टिविटी। ये एनपीए के केसेस चल रहे हैं आपके पास। सबसे पहला आपने एनपीए का केस पढ़ा, जो आप बैलेंस शीट डेट के आसपास रेगुलर करते हो उसको भी आप एनपीए घोषित कर दोगे। कंसोर्टियम में जो अदर मेंबर बैंक हैं उनको अगर एडवांस ना मिलता रहा तो वो अपने उस एडवांस को, उस पोर्शन को एनपीए अनाउंस कर देंगे। उसके बाद 3-4 प्रोडक्ट ले रहा है, एक प्रोडक्ट की वजह से एनपीए हुआ है तो सारे प्रोडक्ट एनपीए। उसके बाद है कुछ ऐसे लोन देते हैं बैंक जिसमें गवर्नमेंट ने गारंटी दी हो, सीजी ने अगर गारंटी दी है तो कह रहे हैं जो भी ओवर ड्यू है ना उसको एनपीए तब करना जब गवर्नमेंट खुद रेपुडिएट कर दे इट्स गारंटी, यानी कि वो खुद अगर बोल दे कि हाँ भाई अब नहीं हम पैसे देंगे, तब एनपीए अनाउंस करना, अदरवाइज चलते रहना। और एसजी के केस में अगर तो वो गारंटी एसजी ने ली हुई है तो उसको नॉर्मल वे जो आपके ऊपर वाले चले आ रहे हैं 90 डेज एटसेट्रा, ठीक है, नॉर्मल वे को लिख दो, फॉर एग्जाम्पल 90 डेज एटसेट्रा। उसके बाद है एग्रीकल्चर लोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दो, मतलब अब ये लगा के चलो, एक सिक्योरिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एनपीए वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अगर एग्रीकल्चर लोन दिए तो एग्रीकल्चर लोन हमेशा ना फसलों के हिसाब से दिया जाता है, उसके सीजन के हिसाब से। दो तरह के सीजन होते हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन, एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन वाला अगर आप दे रहे हो तो 2 सीजन का वेट करना है। शॉर्ट ड्यूरेशन लोन दे रहे हो तो शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि 6 महीने, यानी कि 1 साल का वेट करना। लॉन्ग ड्यूरेशन होती है 1 साल की है तो 1 साल पूरा हो गया। देखो आई थिंक चीज समझ में आ गई होगी। शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन किसको बोलेंगे? कह रहे हैं एनपीए आप तभी अनाउंस करना, आपको पैसा मिलना था, जो किसान था उसने जो आपसे लोन लिया था ना शॉर्ट टर्म खेती के लिए लिया था, यानी कि 6 महीने वाली, तो उसने जब लोन आपको दिया नहीं, 2 शॉर्ट क्रॉप सीजन, 2 शॉर्ट क्रॉप सीजन यानी कि 2 क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि 6 महीने, तो 6 महीने एक सीजन बीत गया गेहूं का, फॉर एग्जांपल गेहूं 6 महीने के बाद बीजी जाती है, तो एक सीजन बीत गया उसने पैसे नहीं दिए, अभी एनपीए नहीं है। दूसरा सीजन बीत गया उसने फिर पैसे नहीं दिए, अब उसको एनपीए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये टाइमलाइन बनाओ इसकी, समझ गए। उसके बाद 1 क्रॉप सीजन, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि 1 साल, लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि 1 साल से ज्यादा, 1 ईयर, ठीक है, मोर देन 1 ईयर। शॉर्ट ड्यूरेशन 2 हो जाएंगी। तीसरा है आपके पास क्रॉप सीजन, ठीक है, हार्वेस्टिंग का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अबव नॉर्म शुड बी मेड एप्लीकेबल टू ऑल डायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांसेस, एप्लीकेबल टू ऑल डायरेक्ट एग्रीकल्चर advances as listed in the master circular on lending to priority sector, ठीक है। In respect of all other agriculture loan, identification of NPA would be done on the same basis 90 days। कह रहे हैं जो अपने सर्कुलर में नहीं लिखे हुए मास्टर सर्कुलर में कि ये है, तो बाकियों को आप 90 डेज के हिसाब से ट्रीट कर लेना। अगर नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती हैं तो क्या होगा? अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, कहाँ गया यहीं पे ही है शायद, देखो, अगर नेचुरल क्लैमिटीज लिखा हुआ है तो वहां पे उसको एनपीए घोषित नहीं करते। इफ नेचुरल क्लैमिटीज इम्पेयर द रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ एग्रीकल्चर बोरोवर्स, बैंक मे डिसाइड ऑन देयर ओन एज अ रिलीफ मेजर कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट प्रोडक्शन को लॉन्ग में कर दें या रीशेड्यूल कर दें। तो इसको लिख दो, नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती हैं तो लोन को रीशेड्यूल कर सकते हैं, लोन कैन बी rescheduled, loan can be rescheduled by बैंक। जिस डेट से रीशेड्यूल होंगे उस दिन से डेज हम लोग काउंट, हाँ फिर उस हिसाब से कर लेना, क्योंकि रीशेड्यूलिंग में तो देखो आप एक रिलीफ दे रहे हो ना, तो रिलीफ में आप अपने हिसाब से कर लेना, भाई 3 महीनों में दे दे, भाई 1 सीजन के बाद दे दे, ऐसा कुछ। उसके बाद है इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज या फ्रॉड बाय बोरोवर्स। टोटल 2 केस निकल के आएंगे यहाँ पे, सेकंड और थर्ड वाला। कह रहे हैं इरोजन या मतलब कि आप गलती कर रहे हो या फ्रॉड कर रहे हो, कहाँ पे? तो उसको आप डाउटफुल एसेट या लॉस एसेट ट्रीट कर लेना और एनपीए घोषित कर देना, ये तो बड़ा ही आसान है। दूसरा पॉइंट है टेक्निकल, उसको स्टार मारोगे आप, तीसरे पॉइंट को स्टार मारोगे।
इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय मोर देन 50% ऑफ द वैल्यू सेज्ड बाय बैंक। तो यानी कि अगर जो उसने गड़बड़ी की है, फ्रॉड किया है, गलती की है, आपको लग रहा है 50% से ज्यादा की वैल्यू पे कर रहा है, तब आप उसको सिग्निफिकेंट ट्रीट करके उस हिसाब से उसको ट्रीट करोगे, या एनपीए या डाउटफुल ट्रीट करोगे। अगर 50% से ज्यादा है तो उसको सिग्निफिकेंट ट्रीट करना है। ये आपके पास एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बन सकता है। या फिर जिस सिक्योरिटी के बेस पे आपने लोन दिया हुआ है उसकी रिलाइजेबल वैल्यू 10% से कम है, तो भाई सीधा ही लॉस एसेट। लॉस एसेट्स वो होंगी जिनकी रिलाइजेबल वैल्यू, तो लिख दो इसको लॉस एसेट इज इक्वल टू, देखो इसकी जिगजैग कैसे बनेगी। लॉस एसेट्स क्या है आपकी, अगर उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू एनआरवी लेस देन 10% है, तो आप इसको क्या करते हो, लॉस एसेट डिक्लेयर कर देते हो। फिर आप इसका प्रोविजन कितना बनाते हो, 100%। फिर इसका प्रोविजन बना देते हो 100%। ये आपके पास क्या आते हैं अगर फ्रॉड वाले केसेस। पहला तो कह रहे हैं कि उसको डाउटफुल या लॉस एसेट बना लेना और उसको एनपीए घोषित कर लेना सिचुएशंस देख के। अगर फ्रॉड या इरोजन 50% ऑफ द वैल्यू सेज्ड बाय बैंक या आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम उससे ज्यादा हुई, तो आप कंसीडर कर लेना उसको सिग्निफिकेंट, उस हिसाब से आप उसको डाउटफुल वगैरह बना लेना। अगर उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू जो भी उसकी सिक्योरिटीज हैं या आपके पास पैसा पड़ा है 10% से कम है, उसको लॉस बना देना, लॉस एसेट हो जाएगी तो प्रोविजन बना देना 100%। ये आ गया आपके पास जो मैं आपको बोल रहा था ना, एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल क्लैमिटीज। तो कह रहे हैं लोन में बी ट्रीटेड एज करंट ड्यूज नॉट टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए। तो इसको आप एनपीए काउंट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से उसकी फसलें नहीं टाइम पे मतलब उगा सका या बेच सका। डन, समझ में आ गया। तो ये वाला पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, कल आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।